संगठन को तोड़फोड़ करने के संबंध में पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि क्या वास्तव में हमारी संगठित शक्ति इतनी बड़ी हो गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरएसएस को, क्योंकि जिसको बीजेपी सरकार कही जाती है वो वास्तव में बीजेपी सरकार नहीं है, वो आरएसएस की सरकार है। इसको हम लोगों को प्रचार करते वक्त भी यही प्रचार करना चाहिए कि ये सरकार आरएसएस की सरकार है। हम क्यों इस बात का प्रचार करें कि ये बीजेपी की सरकार है? अगर हम ये बीजेपी की सरकार है इस तरह का प्रचार करते थे तो उनका प्रचार होगा, और वो जिस पर पर्दा डालना चाहते हैं उसमें हमारी वजह से कामयाब हो जाएंगे। तो हमको इसको आरएसएस की सरकार कहनी चाहिए, बीजेपी की नहीं। अब ये मेरा ओपिनियन हो गया, इसका कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, तो थोड़ा सबूत भी देता हूँ, क्योंकné मेरी एक बिगड़ी हुई आदत है, मैं बगैर सबूतों के कोई बोलता नहीं हूँ। ये थोड़ी बिगड़ी हुई आदत है। आरएसएस के लोग प्रचार करते हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी है। जब चुनाव होता है तो कहते ओबीसी की है, ओबीसी के नरेंद्र मोदी है। मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का जब समय आता है तो नरेंद्र मोदी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाता है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की जाएगी। एक ओबीसी का आदमी ओबीसी के ही विरोध में हलफनामा दाखिल कर दे, ये नेचुरल नहीं माना जा सकता, ये स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। कैसे? ये स्वाभाविक कैसे नहीं, नेचुरल कैसे नहीं? तो मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, गधे से गधा आदमी ढूंढो, ऐसा होता नहीं है। ऐसा आदमी होता नहीं है तो गधा होता है, गधे से गधा नहीं होता। मगर बात को अतिरंजित स्वरूप से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बात समझ में आए जल्दी। मेरा बोलना मकसद नहीं है, आपको समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। गधे से गधा आदमी ढूंढो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो। कुल्हाड़ी देने के बाद उसको कहो कि आप लेफ्ट हैंड इस कुल्हाड़ी से काटो। गधे से गधा आदमी, उसको कुल्हाड़ी देने के बाद ए लेफ्ट हैंड काटो, तो क्या बोलेगा? गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं। आरएसएस भाजपा की सरकार है, आरएसएस के नियंत्रण वाली सरकार है, और ये जो नियंत्रण वाली सरकार है, आरएसएस के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है, तो वो ऐसा कहते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है। कई राज्यों के 17 राज्यों के मुख्यमंत्री उनके हैं, बाकी राज्यों के विरोधी पार्टी के नेता उनके हैं, और 1000 से ज्यादा एमएलए उनके हैं, 1000-1500 से ज्यादा एमएलए उनके हैं, 303 मेंबर पार्लियामेंट उनके हैं। इतने सारे हैं, और इतना सारा होने के बाद भी, इतना हो गया उनका सारा, सब कुछ उनका है, फिर भी भारत बंद वामन मेश्राम का है? नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? इतना सारा उनका है, इसके बावजूद भी भारत बंद वामन मेश्राम का है। दुख तो होगा ना भाई साहब, केंद्र सरकार हमारा, राज्य सरकार हमारे, कई मुख्यमंत्री हमारे, विरोधी पार्टी के नेता हमारे, एमपी हमारे, एमएलए हमारे हजारों, फिर भी भारत बंद वामन मेश्राम का दुख तो होता है ना। आरएसएस को दुख तो होता होगा। तो जब दुख होता है तो आदमी चुप नहीं रहता, जो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करता है। तो स्वाभाविक रूप से वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं,
और प्रतिक्रिया करने के लिए हमारे संगठन में इनको रोका कैसे जाए। एक पहला सवाल, भाई इनकी बढ़ती हुई ताकत को रोका कैसे जाए। अब देखो, हमने अधिवेशन लिया महाराष्ट्र का अधिवेशन लिया, 2 अधिवेशन हो गए, एक अधिवेशन में 2 हो रहे। नहीं समझ में नहीं आ रहा आपके, आ रहा है? थोड़ा सा आ रहा होगा, ज्यादा नहीं। जिस तरीके से समझकर मैं बोलता हूं, सोचकर बोलता हूं कि एक अधिवेशन बुलाया 2 हो रहे, तो उन लोगों को अरे साला इतना हम लोग तोड़फोड़ करने के बाद भी साला 2 हो रहे, एक के बजाय 2 हो रहे, ज्यादा दुख होता है। तो जो तोड़फोड़ करने वाले जो लोग हैं वो तोड़फोड़ इसलिए करते हैं कि अब इनको रोका कैसे जाए, कैसे रोका जाए। इनके एमएलए भी नहीं साले खरीद रहे, सरकार बना ले है, समझ रहे? एमएलए भी नहीं है, वामन मेश्राम को खरीदना संभव नहीं है। बाकी किसी को भी खरीद लो तो वो 24 घंटे में सारी की सारी परिस्थिति पलट देता है। बाकी लोगों को खरीदने का कोई मीनिंग है नहीं। आईबी ने 34 लोगों को अभी तक टेलीफोन किया, कल तक टेलीफोन किया, और आईबी के लोग क्या पूछ रहे, 34 लोगों ने मुझे बताया, ज्यादा लोगों को किया होगा, क्योंकि कुछ हमारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है। एलबी आईबी का होगा, वामन मेश्राम को बताने की क्या जरूरत है। अब हमारे आदमी को जितना समझ में आता है उससे ज्यादा मुझे समझ में आता है, उसको ज्यादा समझ में नहीं आता आईबी के टेलीफोन का क्या मतलब है। उसको तो यह भी मालूम नहीं है आईबी पुलिस होगा, उसको यह भी मालूम नहीं है कि आईबी जो है ये डायरेक्ट सवेरे 9 बजे के पहले डेली रिपोर्ट करना पड़ता है पीएम को, डेली इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। रॉ जो है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी, दुनिया की जो सिक्योरिटी है उसका रिपोर्ट 9 बजे के पहले पहले प्रधानमंत्री के सामने रखना पड़ता है। इंटरनेशनल रॉ नाम का संगठन है भारत का, वो प्रधानमंत्री के सामने रिपोर्ट देता है 9 बजे के पहले, और 9 बजे के पहले आईबी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इंटरनल सिक्योरिटी का रिपोर्ट 9 बजे के पहले पीएम के पास देना पड़ता है, और उस पर वही उसी समय निर्णय होता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, और इमीडिएट कार्रवाई होती है। इसका मतलब है आईबी डायरेक्ट पीएम के लिए अकाउंटेबल है। आईबी किसी भी अधिकारी को अकाउंटेबल नहीं है, आईबी केवल मात्र प्रधानमंत्री को अकाउंटेबल है। तो प्रधानमंत्री को अकाउंटेबल का मतलब है रिपोर्टिंग वो प्रधानमंत्री को ही करेगा। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपके, थोड़ा सा। इसका मतलब है कि अगर प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करना है और कोई अथॉरिटी नहीं जिसको रिपोर्ट नहीं करना है, तो आईबी प्रधानमंत्री के ऑर्डर पर ही काम करेगा। किसी को कोई अथॉरिटी नहीं उसके ऊपर, प्रधानमंत्री ऑर्डर करेगा तो ही आईबी काम करेगा। तो ये जो मैंने आप इधर लिखा कि संघटने तोडफोड करण्याचा कार्यक्रम, पीएमओ, पीएमओ या शब्दाचा अर्थ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ सेक्रेटेरिएट होता है प्रधानमंत्री का, एक भारत सरकार का सेक्रेटेरिएट है, एक पीएमओ का होता है, यानी जिसमें प्रधानमंत्री को हर मंत्री के संबंध में जानकारी देने वाला पीएमओ होता है, जो प्रधानमंत्री का सेक्रेटेरिएट है। तो ये इसके माध्यम से, आईबी के माध्यम से 34 लोगों को कल तक टेलीफोन किया गया और पूछता था कितने लोग कुमार काले को सपोर्ट कर रहे हैं।
सवाल भी इंपॉर्टेंट बात है, कितने लोग कर रहे हैं, तो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर रहे तो कितना कर रहे हैं, उससे वो रिपोर्टिंग उधर देता है कि हमने जिस काम के लिए लगाया वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो तोड़फोड़ करने के लिए आदमी हमने पकड़े हैं, उनकी औकात कितनी है कि नहीं है, वो उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, है कि नहीं है, ये हमारे काम में लिए आता कि नहीं आता। देखो, खास बात आपको समझाने के लिए इसको क्लब करते हुए दूसरी बात बताता हूं। सारे देश भर में कई ऑपोजिशन पार्टी की सरकारों को गिराने का अभियान चल रहा है। हमारी तो कोई सरकार ही नहीं है, मगर हमसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को खतरा है, तो इसलिए हमारी संगठित शक्ति को भी कमजोर करने के कार्यक्रम को लगाया गया है, आईबी को लगाया गया है। वामन मेश्राम का बैंक अकाउंट है, वामसेप का एप्लीकेशन करो, नहीं तो बहुमत तो उसके पास है 99.99, तो एप्लीकेशन करने से क्या होगा, नहीं करो, बाकी हम देखेंगे। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा खाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा से चली हुई बैंक है, बड़ौदा गुजरात में है, और गुजरात में 25 साल से आरएसएस की सरकार है, कुछ समझ में आ रहा है। तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट भी आरएसएस की, राज्य सरकार 25 साल से आरएसएस की, तो उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो स्वाभाविक रूप से उन्हीं लोगों का है। तो उन्होंने संबंधित ब्रांच के लोगों को ऊपर से कहा फ्रीज करो, रोक दिया। तो दिल्ली में हमारा मुकेश है, उसने बैंक मैनेजर को पूछा, आप तो बोल रहे थे कि जिधर उधर वामन मेश्राम का ही है, तो कोई रुकावट नहीं है आपको, तो ये कैसे रुकावट आ गई। मैनेजर को कहा उसने, तो उसने मुकेश को कहा सब ऊपर से हो रहा है। उसने कहा, उसके मुंह से निकला सब ऊपर से हो रहा है। तो मुकेश ने मुझे बताया कि वो ऊपर से हो रहा है, बोल रहे ऊपर तो अल्लाह ताला है। क्या नहीं, वो इतना ऊपर। तो हमने छानबीन किया, रीजनल मैनेजर है इधर पूना में, उससे हमारे लोगों को भेजा, डायलॉग में पता चला ऊपर से ही हो रहा है। वो भी बोल रहा ऊपर से है। अब रीजनल मैनेजर ही ऊपर है, वो बोल रहा ऊपर से है, इसका मतलब है और ऊपर से है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऑपरेट हो रहा है मामला, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आरएसएस के लोग हैं। ऊपर से हो रहा है तो जवाब ऊपर वालों को देना है। हम कर ही नहीं रहे तो हमारे पास जवाब ही नहीं है। आउट ऑफ वे इलीगल अकाउंट को फ्रीज करके तोड़फोड़ करने वाले लोगों के समर्थन में है, समझ में आ रहा है? जो तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि वामन मेश्राम ने तो फूंक मार दिया, उड़ा दिया। ये साले टिक ही नहीं रहे कहीं पर भी। चड्डियां पहने वाले बच्चों को राज्य अधिवेशन में बिठाकर अधिवेशन कर रहे, तो इनकी कोई बात सुन नहीं रहा। यानी वामन मेश्राम के विरोध में कोई सुन नहीं रहा, बल्कि इन लोगों को यह भी जानकारी इकट्ठा हुई कि उनको कुछ चंदा मिला। तो मैंने छानबीन किया, कैसे मिला, मेरा ही नाम लेकर पैसा ले रहे। मेरे को ही गाली दे रहे, मेरे ही विरोध में बोल रहे, और गए। मेश्राम साहब कहा दिया, हाँ पहले कितना दिया था, 10,000 दिया था। तो
अभी दे दो हिसाब से, नहीं अभी 5,000, ठीक है 5,000 दे दो। अब उसको लगा साला भागते भुगते के लंगोटी ठीक है कि ये हमारे नाम अगर बोल दोगे वामन मेश्राम के खिलाफ में, हमको चाहिए पैसा, तो एक नया पैसा नहीं देगा। तो ऐसे देश भर में उन लोगों ने मेरा नाम लेकर ही पैसा इकट्ठा किया। लोग मुझे सारे देश भर में लाइन लगाकर पैसा देते हैं। सारे देश भर में क्यों देते हैं? उनको मालूम है कि एक एक नया पैसा ये आंदोलन के लिए खर्चा होता है। यकीन है, विश्वास है, ये क्रेडिबिलिटी मैंने अपने जीवन में, जिंदगी में, मेरे पास कुछ पूंजी नहीं है, मेरे पास एक ही पूंजी है, वो मेरी क्रेडिबिलिटी है, मेरी विश्वसनीयता है। लोगों को ये मालूम है कि मैं कभी भी अपने मकसद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूं। और लोग देख रहे हैं कि ये सारे विपरीत परिस्थिति में भी ये लड़ाई जारी है, जंग जारी है। मैदान वामन मेश्राम ने छोड़ा नहीं है, अभी जारी है। तो इसलिए किसी का कोई यकीन नहीं है, कोई कुछ कह रहा है तो कोई यकीन नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस के लोग भी, अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस के लोगों ने उनकी मदद की। सारे ब्राह्मण, तिवारी, पांडे और एक दो भी, हाँ ऐसे 3 ब्राह्मण अधिकारी, पुलिस अधिकारी, अरे आउट ऑफ एज आकर, कानून नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पास फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 जो है ये फंडामेंटल राइट है। पुलिस के पास रोकने का कोई पावर ही नहीं है। वहां से उन्होंने नैला मारा तो मैंने दैला मारा। उन्होंने अधिवेशन नहीं करने दिया तो मैंने कहा दिन भर प्रदर्शन करो, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तो दिन भर मुर्दाबाद होता रहा। मैंने कहा ये कानपुर का मुर्दाबाद दुनिया वालों को देखना चाहिए। हाँ लगा सारे कैमरे लगा दिया, तो वो मुर्दाबाद सारे दुनिया में दिखाई दे रहा था। तो जो कानपुर का अधिवेशन कानपुर के लोगों को मालूम होता, वो सारे दुनिया को मालूम हो गया। तो उन्होंने नैला मारा, मैंने दैला मारा। समझ ना, दावपेच है। देखो ये लड़ाई है, ये लड़ाई है और लीडरशिप को काउंटर करते आना चाहिए। उन्होंने नैला मारा तो मैंने दैला मारा। परेशान हो गए पुलिस वाले। कमिश्नर जोगदंड है, ये बीड़ का, ये मराठवाड़े का जोगदंड, मराठी बोलने वाला है। तो उसने कहा राजकुमार को कि हमारे पुलिस वाले दहशत में हैं। कहा क्यों? कहा कि वो मुर्दाबाद 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 कर रहे हैं। उधर तिवारी भाग गया और अभी कल खबर आई तिवारी का ट्रांसफर हो गया। आपको मालूम नहीं है? तिवारी का ट्रांसफर हो गया। हमने कहा और 2 है। हमारी संतुष्टि नहीं हुई। चल रहा है, ठीक है। तो एक का तो हो गया ट्रांसफर, जो डायरेक्ट इंस्पेक्टर उसको परमिशन देने का एरिया था वो गया, ट्रांसफर हो गया। तो उन्होंने हमारे 700 लोगों पर एफआईआर की। वामन मेश्राम और अपना कानपुर का छेदी खोटे, 2 आदमी पर एफआईआर दाखिल किया और 700 हमारे मामसेब के लोगों पर किया। तो उन्होंने फिर नैला मारा। मैंने हाई कोर्ट में केस दाखिल करके फिर दैला मारा। हाई कोर्ट की खबर छाप दिया। खबर छापते ही दूसरे दिन तिवारी का ट्रांसफर हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट के विरोध में वो कुछ कर नहीं सकते। हो गया, पकड़ में आ गए। अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। वामन मेश्राम को कोई परेशान करेगा और उसको छोड़ देंगे, ये कभी मैं
एक तो मेरे एरिया में कोई आता नहीं, आ गया तो छोड़ता नहीं, बहुत मुश्किल से मेरी पकड़ में आता है तो फिर मैं दोबारा छोड़ता नहीं उसको। और मैं वकील को बोल देता मैं अपनी लड़ाई शुरू रखता हूँ, वो वकील करते रहता है, उसमें मुझे एंट्री करने की जरूरत नहीं है, वो वकील देखते रहेगा। मेरा एरिया ये है मैदान में जहां लड़ाई लड़नी है। तो बंगाल में वहां से खबर गई तो बंगाल का जो बैनर्जी है उसको लगा यार ये तो नैले पे दैला हो रहा है, वो नैला कर रहा है, दैला कर रहा है, तो डर गया। तो उसने केवल हॉल हमारा रद्द किया, हॉल रद्द किया ताकि हमारा अधिवेशन जो है वो रद्द हो जाए। तो हमने दूसरा छोटा हॉल करके अधिवेशन किया और अधिवेशन करके मैंने वहां भाषण में कहा बैनर्जी के ऊपर एट्रोसिटीज की केस दायर की जाएगी। तो मैं इससे चला गया होगा, तो उस दिन तो उसको नींद नहीं आई होगी, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का, और एट्रोसिटी एक्ट में मौलिक अधिकार का अगर कोई उल्लंघन करता है तो एट्रोसिटीज में कवर होता है। वो पक्का है, डॉक्यूमेंट्री सबूत है, क्योंकि उसने लिख कर दिया हॉल रद्द करिए, डॉक्यूमेंट्री है। और क्या कहा, हाईकोर्ट के जजेस का कार्यक्रम है। फिर मैंने आदमी भेजा, है क्या, कहा नहीं है। मैंने कहा ये भी सबूत ले आओ। तो सारी बातें जो है अभी एक हरियाणा में हो गया, एक यूपी में हो गया, एक बंगाल में हो गया, इसका मतलब है मैंने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को कहा, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने मुझे कहा था कि हमको उत्तर प्रदेश में के हाई कोर्ट में केस करना चाहिए। 2-3 स्टेट हो गए हैं, लगभग 4 हो गए हैं, तो 4 स्टेट के हाई कोर्ट में जाने से बेहतर है सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दे दो कि ये 4 स्टेट में हो गया है, इसलिए अब हम स्टेट में नहीं जाएंगे, आपके पास आए। क्योंकि 4 स्टेट में अगर मामला है तो फिर 4 स्टेट में सुनवाई होगी, डिले होगा। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ही हमारी हियरिंग करे, सुनवाई करे। वकीलों के साथ रहते रहते मैं लगभग वकील हो गया, और वकील को ही सलाह देता हूं कि डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है ना, एक होता है जजमेंट कैपेसिटी, ये हर एक के बस की बात नहीं है। जजमेंट कैपेसिटी एक अलग मामला है, जजमेंट करना पड़ता है सारी परिस्थिति का और फिर फैसला करना पड़ता है, ये दूसरे लोगों की बस की बात नहीं है। तो इसके आधार पर हम लोग जो है हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये उन लोगों ने करने का काम किया, ये दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको जानकारी दी कि वो हमारे अकाउंट को सीज कर रहे, फ्रीज कर रहे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि हमने लिख कर दिया। सवाल पूछा, एक भी सवाल का जवाब नहीं है। हमने लीगल सवाल पूछे, कोई सवाल का जवाब नहीं है। इसका मतलब उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि ये इलीगल किया जा रहा है, ये ऊपर से किया जा रहा है। और वो तोड़फोड़ करने वाले जो गद्दार लोग हैं उनको मदद करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि गद्दार लोगों का डाटा उन्होंने कलेक्ट किया कि वामन मेश्राम के विरोध में ये लोग कामयाब नहीं है, इनको मदद देनी होगी, तब वो मदद कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में ये लोग अगर किसी महागठबंधन का पार्ट एंड पार्सल बनते हैं तो बीजेपी को चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। 500 लोकसभा में हमारा प्रभाव है, 500 लोकसभा में। अगर 500 लोकसभा में हमारा प्रभाव है और अगर हम किसी महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव पर 2024 में परिणाम होना तय है। ये हमारे लोगों को कम और उन लोगों को, आरएसएस को ये बात समझ में आ रही है, अगर 2024 में सेंट्रल में बीजेपी की सरकार लाने में आरएसएस कामयाब नहीं होती है तो 2025 को आरएसएस को 100 साल हो रहे हैं। तो 100 सालाना कार्यक्रम में आरएसएस की सरकार दिल्ली में चाहिए।
ये सारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ये सब लोगों के बस की बात नहीं है, सारा कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसीलिए वो अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं, हम अपने रणनीति पे काम कर रहे हैं कि 2025 में जब आरएसएस 100 सालाना कार्यक्रम करेंगे तो हम 10 लाख लोग लेकर जाएंगे वहां, किरकिरा, उनका मजा किरकिरा कर देंगे। और उस 10 लाख में एक भी मुसलमान शामिल नहीं होगा। नहीं तो बोलेंगे साला हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान है। नहीं, तुम जिसको हिंदू कह वही चाह रहे 10 लाख, तुम जिसको हिंदू कह रहे हो ना वही चाह रहे, वही मुसलमान नहीं आ रहा है। क्योंकि आरएसएस के लोग एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहते हैं, ये हिंदू है। तो वही लोग जब जाएंगे तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। तो हम लोग अपने रणनीति पर काम कर रहे, वो अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं कि हमको ऐसा करने के लिए हम लोग कामयाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब करने के लिए पैसा चाहिए। तो वामन मेश्राम के बैंक के अकाउंट को सीज कर दो तो पैसा कहाँ रहेगा। आरएसएस के लोग सोचते पैसा तो फिर बैंक वाला पैसा तो वामन मेश्राम को मिलेगा नहीं। आरएसएस को मालूम नहीं है मेरी पीपल्स बैंक है, पीपल्स बैंक। लोगों को मालूम है, आरएसएस को मालूम होना चाहिए मेरी बैंक नहीं है, ये पीपल्स जो है ये मेरी बैंक है। और जब लगता है तब निकालता हूं, जितना चाहिए उतना निकालता हूं, जब जरूरत होती है निकालता हूं। और लोग जितना जरूरत होती है देते हैं कल के पहले तक, अब ज्यादा दे रहे हैं। अब ये मैं 50-1 लाख का सोचा था, 1 करोड़ 1 लाख कितना है रे? हाँ, मतलब एक खोखे से ज्यादा है ना। खोखा चल रहा है आजकल महाराष्ट्र में, खोखा शब्द चल रहा है। अला हमारा जो है ये डुप्लीकेट खोखा नहीं है, ओरिजिनल खोखा। हाँ, ये ओरिजिनल खोखा है, ये किसी का डुप्लीकेट नहीं है। ये हमारे लोगों के खून पसीने का खोखा है, ये ओरिजिनल खोखा है। तो इसलिए मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि बामसेव के लोगों को तोड़ फोड़ करना आसान, एक कैडर बेस है, एक कैडर बेस है। एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन को तो मैं तो ये ट्रेनिंग में यही बताता हूं कि हमने क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाया, हमने कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया, क्योंकि ये संकट काल में कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन ही उपयुक्त होता है। मैं ट्रेनिंग में बताता हूं, पहले से बताता हूं, ये प्रो हो गया। ये संकट काल में ये हमारा कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहले से जानकर हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है। ये प्रो हो गया संकट काल में कि कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन झांसे में आने वाला नहीं है। कुछ किसी के कहने पर कोई कुछ जो है तो कचरा जो है, कचरा इधर उधर जाता रहता है। जैसे झाड़ से पत्ता जमीन पर गिर जाता है, झाड़ से पत्ता जमीन पर गिर जाता है, धीरे से हवा आती है, धीरे से। तो जो नीचे गिरा हुआ पत्ता होता है उसके लिए तूफान आने की जरूरत नहीं है, धीरे से हवा आता है तो जो पत्ता है ना ऐसा ऐसा हिलता है, हिलता है पत्ता, धीरे से हवा, जोर से नहीं, धीरे से हवा आता है तो ऐसा ऐसा हिलता है। अब थोड़ा सा धीरे से और आता है तो वो पत्ता उड़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पत्ते इधर उधर जाते रहे तो इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिनका वजन बहुत आसान हवा से उड़ने वाला है, जिसका कोई वजन है नहीं है, ऐसे लोग किसी आंदोलन के लिए कोई बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, ऐसा हमें नहीं लगता। तो इसलिए हम लोगों को, जो लोग हमारे संगठन को तोड़फोड़ कर रहे हैं, मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ कि वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सकते। वो केवल शुक्रवार की जो मौत है
वो अगले शुक्रवार तक टाल रहे हैं। कहावत है ना, जुम्मे को जुम्मा, बोला ना, इसलिए मैं शुक्रवार बोल रहा हूं कि वो मुसलमान बुरा ना माने। जुम्मे से जुम्मा बोलते तो मुसलमान को बुरा लगता, तो मैंने ट्रांसलेट किया जुम्मे, हाँ शुक्रवार, ये शुक्रवार से वो शुक्रवार। ये मौत केवल टालने का मामला है और कुछ नहीं है। ये आने वाले 10 साल का जो समय है ये हम तय करेंगे, देश में हम तय करेंगे। अभी हमारे पास संगठित शक्ति है और वामसेव के प्रेरित होकर भारत मुक्ति मोर्चा जो जन आंदोलन का संगठन है, बहुजन क्रांति मोर्चा जो तमाम समाज के छोटे मध्यम बड़े संगठनों को इकट्ठा करने का कार्यक्रम है, ये सारे देश भर में इकट्ठा करने का काम चल रहा है। और इस आंदोलन की उद्देश्य, विचारधारा और कार्यक्रम में जिनका यकीन है, ऐसे तमाम संगठन हमारे साथ सहयोग में खड़े हैं। ये भी एक नया डेवलपमेंट है जो आने वाले समय में हम लोग करने वाले हैं। मोस्ट IAS ऑफिसर को बुलाया, पूछा कि मुसलमान के विरोध में हम कुछ करना चाहे क्या कर सकते हैं, जरा बताइए तो क्या क्या कर सकते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री हम है भाई, कुछ नहीं कर सकते, कैसे क्या नहीं कर सकते, पावर हमारे पास है, निर्णय लेने का पावर हमारे पास है, कुछ नहीं करते। अरे कैसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बताइए कैसे नहीं कर सकते। देखो कांग्रेस ने मुसलमानों को 2-2.5% प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन रखा, 2-2.5%। कैसे नहीं कर सकते, यानी 2-2.5% रखा कांग्रेस ने। इससे नीचे ले जाना है, हाँ ले जा सकते हैं, अटल बिहारी हाँ ले जा सकते हैं। अच्छा, फिर जो मिडल ईस्ट से तेल लाना है, बताओ कैसे लाएंगे। मिडल ईस्ट जो है गल्फ कंट्री है, वहां मुसलमानों के देश है और तेल वहीं पर है और वहीं से तेल लाना है। तो एक तो मोहम्मद भाई दिखाना पड़ेगा, एक तो मोहम्मद भाई दिखाना पड़ेगा ना कि नहीं हमारा तो सेकुलर है भाई। तुम चाहे दुनिया का साला हिंदू मुसलमान करते रहो, मगर सरकार तो सेकुलर है, दिखाना पड़ेगा। तब तो वो सरकार जो है तुम लोगों को तेल देगी। तो अटल बिहारी, हाँ साला तेल मामला है, तेल का मामला है। अटल बिहारी की स्टाइल है ना, हाँ तेल का मामला है। तो मिडिल ईस्ट के कंट्री के लोगों को 2-2.5% मुसलमान तो दिखाना पड़ेगा ना, तब तो तेल देगा। फिर तुम कंसेशन से मांगते हो, भारत सरकार मुसलमानों को गाली देते हो मगर कंसेशन से तेल मांगते हो, और वो मिडिल ईस्ट के देश कंसेशन से भारत को तेल देते हैं। मालूम नहीं आप लोगों को, ये जो ईरान है ये रुपया लेता है, दुनिया में एक देश है ईरान, भारत का रुपया लेता है, दुनिया में रुपया कोई लेता ही नहीं है। इतना महान करेंसी है भारत का। भारत की जो करेंसी है रुपया, एक नेपाल लेता है और दूसरा ईरान लेता है। तो नेपाल कितना बड़ा कंट्री मालूम है ना आप लोगों को। तो नेपाल इसलिए लेता है क्योंकि भारत का 1 रुपया वो 3 रुपए में खरीदता है, तो उसका करेंसी कमजोर है, इसलिए नेपाल रुपया लेता है। ईरान जो है रुपया लेता है और ईरान के अलावा कोई दुनिया में रुपया लेता नहीं है। इवन रशिया जो बहुत बड़ा मित्र है भारत का, वो कभी रुपये में एक्सचेंज नहीं करता। तो इसलिए भारत की जो करेंसी है उस हिसाब से देखा जाए तो जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है वो डॉलर के बगैर तेल देते नहीं है, और वहां की जो करेंसी है वो करेंसी डॉलर से ज्यादा महंगी है। कितने लोगों को पता है? मिडिल ईस्ट कंट्री में एक देश है, उसके 1 रुपए की कीमत भारत के रुपए में 200 रुपए है, अमेरिका के डॉलर से 2 गुना से ज्यादा है। कितने लोगों को पता है? मिडिल ईस्ट कंट्री में
ऐसे कुछ देश है जहां की करेंसी 200 रुपए से ज्यादा महंगी है, यानी उनका 1 रुपया अगर लेना है, हाँ, 200 रुपए देने पड़ते, इतनी महंगी है। मैं तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, बात समझ में आ जाए तो ये तेल का मामला कितना ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात आपको समझा रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी भी मुसलमानों के विरोध में कोई फैसला नहीं ले पाए। इवन नरेंद्र मोदी आया, गाय के नाम पर आया, गौ माता के नाम पर आया, और गौ माता का 19% एक्सपोर्ट बढ़ गया, 19%। यानी गौ माता का जो मांस है, वो अमेरिका और यूरोप में 19% बढ़ गया, ज्यादा। गाय को माता कहने वाले लोग काट रहे हैं, इधर ही काट रहे हैं, मुसलमान को काटने दे नहीं रहे। तो काट तो कोई रहा होगा, मुसलमान को काटने नहीं दे रहे गाय को, फिर कोई तो काट रहा होगा। तो ये अल अंसार नाम का कारखाना है बेंगलोर में, उसमें सारे यही बीजेपी वाले जो गौ माता को मां कहते, मां को काटते हैं, अपनी मां को काटते हैं, क्योंकि इनको गौ माता नहीं, किसी से भी कोई लेना देना नहीं, ब्राह्मण को कोई लेना देना किसी का नहीं है, ये ध्यान रखो। मैं ऑस्ट्रेलिया में जब पहली बार गया तो वहाँ बहुत सारे मराठा लोग हैं, पुणे के, इधर आसपास के। तो वहाँ प्रशांत राणी ने मुझे एक उदाहरण बताया कि हम आने के पहले जोशी और एक मराठा ये दोस्त हुआ करते थे। तो अंग्रेजी के यहाँ कार्यक्रम था, वहाँ गए तो वहाँ बफे सिस्टम, अंग्रेजों का बफे सिस्टम होता है, लाइन लगाकर। तो मराठा जो है शाकाहारी लाइन में लग गया, जो जोशी था पुणे का वो बीफ में, गौ माता में लग गया। तो ये मराठा जो है, अबे जोशी, अबे कहाँ है बे तू, है कहाँ है? बोलते मैं इधर हूं। अबे गलत जगह लग गया, उधर वो बीफ है, गौ माता का है, इसीलिए लग गया। जोशी ने क्या कहा, वो वहां बीफ है ना, हाँ इसीलिए लग गया। अबे तू तो बोलता है कि ये खाना नहीं चाहिए। बोलते महाराष्ट्र में बोलता था, इधर ऑस्ट्रेलिया है, तेरे को समझ में नहीं आता था, लेकिन क्या करे, महाराष्ट्र में बोलता था, ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर यही। तू आना है तो तू भी आ जा। तो ये जो जितने विदेश में यहां से गए, बोलते गौ माता या तो पाकिस्तान की चाहिए या तो भारत की चाहिए, खाने में तभी मजा आता है। तो एक्सपोर्ट इसीलिए बढ़ रहा है कि ये इधर के जो उधर गए हुए हैं ना, वो इस वजह से बढ़ रहा है। इसके अलावा खाते बकरी साले मजा है नहीं आता। अमेरिका में, यूरोप में ये जो लोग ये बकरी का है, गौ माता के जब मजा नहीं आता, ये यहाँ के लोगों का खाते हैं। तो इस तरह से ये जो लोग हैं, इनको कोई किसी चीज से लेना देना नहीं है, अपने वर्चस्व से लेना देना है। तो ये जो हिंदू मुसलमान का मामला है, इससे 3.5% ब्राह्मण के समर्थन में SC ST OBC, अब SC ST OBC की संख्या कितनी, SC ST की 22.5 और OBC की 52, हो गया 74.5%, 74.5%। तो जब हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो जाता है तो SC ST OBC ये जो है ना, SC का अकाउंट ब्राह्मण के अकाउंट में जमा हो जाता है। जो 74.5% संख्या है वो क्या होता है, 0, यानी उनका हो जाता है 0 और ब्राह्मण का अकाउंट हो जाता है 80%। तो अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य बनाने के लिए
हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान ये थ्योरी चलाता है और इस थ्योरी का प्रचार मीडिया के द्वारा करता रहता है और इस तरह से अपना प्रभाव बहुसंख्यांक लोगों के द्वारा निर्माण करता है और निर्माण करके अपना काम चलाता है और इस तरह से ये धार्मिक ध्रुवीकरण से अपना वर्चस्व स्थापित करता है। हिंदू मुसलमान के थ्योरी से एक बार भारत का विभाजन हुआ 14 अगस्त 47 को। अभी क्या मकसद है उनका? अभी क्या उनको मुसलमानों को कोई देश देना चाहते हैं क्या? मुसलमानों को देश देने के लिए विभाजन का मामला नहीं खड़ा कर रहे। ये विभाजन हो सकता है तो ब्राह्मण के नियंत्रण में, भौगोलिक क्षेत्र अपने नियंत्रण में लेने के लिए ब्राह्मण भारत का विभाजन करना चाहता है, क्योंकि उनको मालूम हो गया है 25-50 साल के अंतराल में, 25-50 साल के अंतराल में ये विभाजन, ये अगर हम विभाजन नहीं करते हैं तो ब्राह्मणों का फ्यूचर बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा ब्राह्मण सोचते हैं। ये हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो हमें इसी देश के अंदर, क्योंकि दुनिया में कोई लेने वाला नहीं, उनको लेगा है? ब्राह्मण को कोई लेगा? ब्राह्मण खुद बोलते हैं हम कहां जाए, हमको तो पता ही नहीं हम कहां से आए। उनको मालूम है कहां से आए, मगर जहां से आए उनको वो गए। भागवत का फोटो मैंने देखा, वहां जाके आए, वहां जाके आए, फोटो देखा मैंने, पूछा होगा आए क्या वहां आए क्या? तो जमीन ज्यादा नहीं है, यहां जमीन नहीं है ज्यादा, और वो भी टेकड़िया है, टेकड़ी पहाड़ी, कोई फसल प्लेन एरिया जैसे गंगा वैसे ना वह है नहीं यूरेशिया, तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। मगर मोहन भागवत जाके आया, मैंने 5 जन्ने में फोटो देखा, अरे इसका पेपर निकलता है। तो इस तरह से ये लोग जो है भारत का विभाजन करना चाहते हैं, वो कौन सा? तो हिंदू मुसलमान की थ्योरी चला रहे हैं, मगर मुसलमान को दोबारा एक और देश देने के लिए नहीं चल रहे। खास बात आपको बता रहा हूं, ये मूल निवासियों का एक देश और विदेशी जो यूरेशियन है उनका एक देश, इस तरह से विभाजन करना चाहते हैं। तो मैं ब्राह्मणों को या यूरेशियन लोगों को चेतावनी देता हूं कि उस समय तो आपने कर लिया, 1 इंच नहीं जाने देंगे। अभी मैदान में हम, अभी सरदार जी भी मेरे साथ में है। सो निहाल, सत श्री अकाल। तलवार है कि नहीं? हाय हाय हाय। तो इसलिए, क्योंकि बोले सो निहाल तभी मजा आता है जब ऐसा हो जाए तो हमारे पंजाब के साथी आते हैं ना, तो अरे दुखी कर दिया आपने है मुझे। सरदार जी मुझे कृपान चाहिए, कृपान। चलो ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, वो मैं अभी हम लोग बातचीत करेंगे, कृपान ले आएंगे। अरे तो छोटा दिखाने के लिए है, वो दिखाने के लिए नहीं, कृपा करने के लिए वो कृपा करने के लिए कृपान होता है। तो इसलिए मैं आपको एक मौलिक बात समझा रहा हूं, वो देश का विभाजन के योजना पर काम कर रहे हैं, मगर वो हिंदू के विरोध में मुसलमान को देना नहीं चाहते। वो मूल निवासी वर्सेस यूरेशिया वालों के लिए इसी देश में अपनी जमीन तैयार करना चाहते हैं। और इसीलिए इसी हिसाब से कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड बनाया। तो जब उनको मालूम हो गया एसपी जाएगी तो बीएसपी आएगी, बीएसपी जाएगी तो एसपी आएगी, जब उनको मालूम हो गया तब उन्होंने उत्तराखंड बनाया। उत्तराखंड में तब से या तो ब्राह्मण, लगभग ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनता है। तो उन्होंने भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें
की हुई है, ये बात दिखाई देती है। ये बात हमको समझकर चलना होगा और हमको अपने देश की रक्षा करने के लिए 1 इंच भूमि नहीं जाने देंगे। अभी उस समय तो हमारे लोगों को पता नहीं चल रहा था ना, तो अभी नहीं जाने देंगे। ये विभाजन का षड्यंत्र है, मगर मुसलमान को कोई भूमि देने का मामला नहीं है। ये इस तरीके से षड्यंत्र करके देश को तोड़ने का षड्यंत्रकारी मामला है। तो आने वाले समय में हमको इसकी भी तैयारी करनी है। तो जो हिंदू मुसलमान का जो मामला है, ये बहुत भयानक षड्यंत्र का मामला है। इसको हम लोगों को समझना होगा। एक तो वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू शब्द ही नहीं है। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है, ये भारतीय भी नहीं है। दूसरा, ब्राह्मण जिन मुसलमानों को सवेरे उससे लेकर रात तक सोते तक मुसलमान को गाली देते हैं, मुसलमान का ही दिया हुआ शब्द अपने धर्म के लिए स्वीकार करते हैं। गाली देते मुसलमान को, मुसलमान का दिया हुआ ही नाम अपने धर्म के लिए हिंदू स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ब्राह्मणों को सलाह दिया, अरे भाई आपका ओरिजिनल धर्म ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करो करो। हम मानते हैं आप ब्राह्मण धर्मी लोग हो, आप ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करो। उनको साला ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करेंगे तो 3.5% सिंगल आउट हो जाएंगे। 3.5% सिंगल आउट हो जाएंगे। सिंगल आउट समझते हो? ये सिंगल आउट पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है, इसको समझना होगा कि 3.5% लोगों को हम लोग सेग्रीगेट करके सिंगल आउट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे वो ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकता, सरपंच बनाने का सवाल नहीं है, तो देश पर कैसे काबिज होगा? हम अपने रणनीति पर काम कर रहे हैं, वो अपने रणनीति पर काम कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास मीडिया है और SC ST OBC के बीच में झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं। जितने तेजी से करते हैं उतने तेजी से हम अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाते और हमारी कोई खबर वो छापते नहीं है। हमारी वो कोई खबर छापते नहीं है। अभी सोशल मीडिया आया तब से हमारी खबरें जो है सारे देश भर में फैलना शुरू हो गया। हम लोगों को रणनीतिक तौर पर बोलते आना चाहिए, रणनीतिक तौर पर बोलने का हुनर हमारे अंदर होना चाहिए। केवल बोलते आना चाहिए, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको रणनीतिक तौर पर लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बोलते आना चाहिए और उस हिसाब से बोलने का हुनर हम लोगों को सीखना चाहिए। इससे काम चलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में चाकू, छुरी, बंदूक, गोली नहीं चलाई जा सकती। लोकतंत्र में बोली चलाई जा सकती, गोली नहीं। बोली चलाई जा सकती है, गोली नहीं चलाई जा सकती है। इसलिए वामन मेश्राम केवल बोली चलाता है, यार बोलते रहता है और कुछ तो करता नहीं है, तो हमको कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता वामन मेश्राम। तो ये बोली जो है, इससे जागरण होता है, जागरण से प्रबोधन होता है, प्रबोधन से लोगों के ओपिनियन बनते हैं और वो लोग तैयार होते हैं। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं। तो लोग जो है, लोग जुड़कर संगठित हो रहे हैं, इस जागरण के अभियान की वजह से हो रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है, वो जागृत हो रहा है। जो जागृत हो रहा है वो हमारे साथ आ रहा है और इस लड़ाई में साथ सहयोग करने के तैयार है। ये मीडिया वाले हमारी एक लाइन की बात नहीं छाप रहे, तो भी इतना बड़ा विशाल संगठन हमने खड़ा कर दिया। आने वाले 10 साल में सोशल मीडिया को साथ में लेकर 1 करोड़ लोगों तक मैसेज पहुंचा देंगे और बहुत कम समय में 2029 तक ये हालात देश में हम पैदा करेंगे कि हमारे सहमति के बगैर, हमारे समर्थन के बगैर इस देश को नहीं चलाया जा सकता। ये देश हमारा है और हम आने वाले समय में जो संवैधानिक ऑब्जेक्टिव है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुसार देश को चलाया जाएगा और उस मकसद को पूरा करने के लिए चलाया जाएगा।